Hello, hi guys, I welcome you all to this session of Constitutional Law class. Today we will discuss the directive principles of state policy. Directive principles of state policy को कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स ने डाला था टू सर्व एज अ गाइडलाइन. एक गाइडिंग लाइट होती है ना, जैसे जब हम कोई सेलर निकलता है तो नॉर्थ पोल स्टार को देखता है या फिर लाइट हाउस को देख के अपनी शिप को लगाता है, शिप को चलाता है. उसी प्रकार से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एक तरीके से गाइड का काम करती हैं, एक तरीके से लाइट हाउस का काम करती हैं. और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी से हम लोग इंस्पिरेशन लेते हैं कि हमें कैसे लॉज बनाने हैं. क्या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ और स्टेट के बीच में क्या रिलेशनशिप है, क्या वो जस्टिसेबल हैं, क्या उनकी प्रोविजंस हैं, कौन से इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं, उनको आज हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं. तो सबसे पहले हम बात करते हैं अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स द स्टेट हैव द सेम मीनिंग एज पार्ट 3. स्टेट का वही मीनिंग है जो कि पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर है, यानी कि स्टेट का सेम मीनिंग चलता है. अब इसका मैं आपको अगर उदाहरण दूं तो स्टेट का मतलब है वो बॉडीज़ जो कि स्टेट द्वारा फंडेड हैं, पोषित हैं, खुद स्टेट बॉडीज़ जैसे लोकसभा, राज्यसभा, आपकी विधानसभा, विधान परिषद, ONGC, SJVN, कोई भी इलेक्ट्रिसिटी बॉडी, हरियाणा उत्तर बिजली विभाग, हरियाणा विभाग लिमिटेड, आपकी कोई भी ऐसी बॉडी जो कि स्टेट द्वारा फंडेड है जैसे हरियाणा कोऑपरेटिव बैंक, हिमाचल कोऑपरेटिव बैंक. ये सारी बॉडी स्टेट बॉडीज़ के अंदर आती हैं और इनका मतलब स्टेट का मतलब है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में वही जो कि पार्ट 3 में है. अब हम आगे बढ़ते हैं. द प्रोविजंस कंटेन्ड इन दिस पार्ट शैल नॉट बी एनफोर्सेबल इन बाय एनी कोर्ट. ये प्रोविजंस जो हैं वो किसी भी कोर्ट में एनफोर्सेबल नहीं होंगे, यानी कि अब आप इन प्रोविजंस को लेके किसी जज के पास नहीं जा सकते हैं, किसी जुडिशियल बॉडी में नहीं जा सकते हैं. बट नेवरदलेस फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री. ये वही बात है जो मैंने आपसे कही कि ये गवर्नेंस के लिए बहुत ज़रूरी है. ये गाइडिंग लाइट की तरह काम करते हैं, लाइट हाउस की तरह काम करते हैं, बट कृपया इनको उस तरीके से ना देखें जैसे फंडामेंटल राइट्स को हम देखते हैं. फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ में यही फ़र्क है दैट फंडामेंटल एंड DPSP में फंडामेंटल राइट्स के लिए आप कोर्ट में जा सकते हैं आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 के अंदर, वेयर एज फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अंदर हम फंडामेंटल ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर हम जा नहीं सकते कोर्ट के अंदर. ठीक है. सो DPSP और फंडामेंटल राइट्स में यही फ़र्क है कि हम फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स करवा सकते हैं बट DPSP को हम एनफोर्स नहीं करवा सकते. अगर स्टेट ने कोई स्पेसिफिक लॉ बना दिया इंस्पायर होके तब तो हम जा सकते हैं, बट एज सच ऑन द DPSP इटसेल्फ वी कैन नॉट गो. स्टेट का पर्पस है आर्टिकल 38 से यहाँ पे स्टार्ट हो जाते हैं DPSP टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ पीपल, लोगों की भलाई के लिए, बाय सिक्योरिंग एंड प्रोटेक्टिंग अ सोशल ऑर्डर. एक ऐसा समाज के जो है निर्माण हम करेंगे जहाँ पर न्याय, जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सारी इंस्टीट्यूशंस के अंदर होगा. स्टेट जो भारतीय स्टेट है वो ये कोशिश करेगा टू मिनिमाइज द इनइक्वालिटीज़ इन इनकम. जो इनकम के बीच में दो ग्रुप्स के बीच में या दो इंडिविजुअल्स के बीच में या दो कास्ट के बीच में, क्लास के बीच में, दो रीजन्स के बीच में जो इनइक्वालिटीज़ होंगी उसे ऊपर नीचे जो है उसको समतल करेगा. इसके अलावा एलिमिनेट करेगा इनइक्वालिटीज़ इन स्टेटस, फैसिलिटीज़ एंड अपॉर्चुनिटीज़, बट ऑल्सो अमंग्स ग्रुप ऑफ पीपल रिसाइडिंग इन डिफरेंट एरियाज और एंगेज्ड इन डिफरेंट वोकेशंस. तो वो आर्टिकल 38 के अंदर आपको दिया हुआ है. एक्सट्रीमली सॉरी. सो ये स्टेट के अंदर जो है वो आपको दिया हुआ है. अब हम आगे बढ़ते हैं. सर्टेन पॉलिसीज टू बी फॉलोड बाय द स्टेट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. द स्टेट शैल इन पर्टिकुलर डायरेक्ट इट्स पॉलिसी टुवर्ड्स सिक्योरिंग. स्टेट ये कोशिश करेगा और हमेशा ये जाने की कोशिश करेगा दैट सिटीजन्स मैन एंड वुमेन इक्वली हैव द राइट टू एन एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड. स्टेट के पास ये मैन एंड वुमेन के पास इक्वली हैव द राइट टू एन एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड. ये स्टेट की फर्स्ट कोशिश है. ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ द मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी आर डिस्ट्रीब्यूटेड सो एज टू बेस्ट सर्व द कॉमन गुड. ये स्टेट की दूसरी कोशिश रहेगी कि एक तो वुमेन और मैन के पास राइट्स हो कॉमन लाइवलीहुड का. दूसरा, ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज है वो सब में इक्वली बटी हैं. कोई ऐसा सिस्टम ना वो बनाए जहाँ पर पूंजीवाद यानी कि सामंतवाद आगे बढ़े, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ ना हो, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन टू द कॉमन डेट्रीमेंट, एंड देयर इज इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मैन एंड वुमेन. तो ये आर्टिकल 39 में कहा गया है. हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स, मैन एंड वुमेन एंड द टेंडर एज ऑफ चिल्ड्रन आर नॉट अब्यूज्ड एंड सिटीजन्स आर नॉट फोर्स्ड बाय इकोनॉमिक नेसेसिटी टू एंटर एवोकेशंस अनसूटेड टू देयर एज और स्ट्रेंथ. तो जो हेल्थ और स्ट्रेंथ है वर्कर्स की, वुमेन की, मैन की, वो अब्यूज़ नहीं की गई है. सिटीजन्स फोर्स्ड नहीं है इकोनॉमिक नेसेसिटी से टू एंटर एवोकेशंस अनसूटेड टू देयर एज और स्ट्रेंथ. जो नेक्स्ट चीज़ इसके अंदर आती है वो ये कि चिल्ड्रन आर गिवन अपॉर्चुनिटीज़ एंड फैसिलिटीज़ टू डेवलप इन अ हेल्दी मैनर एंड कंडीशंस ऑफ फ्रीडम एंड डिग्निटी एंड चाइल्डहुड एंड यूथ आर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन एंड अगेंस्ट मॉरल एंड मटेरियल अबंडनमेंट. तो जो चिल्ड्रन हैं, जो कि बच्चे हैं,
उन्हें अपॉर्चुनिटी और फैसिलिटीज़ दी गई हैं, फ्रीडम एंड डिग्निटी के अंदर वो ग्रो कर पाएँ, यूथ प्रोटेक्टेड अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन एंड अगेंस्ट मॉरल एंड मटेरियल अबंडनमेंट। आर्टिकल 39A की जब हम बात करते हैं तो इसके अंदर आता है इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। ये बाद में ऐड किया गया है आर्टिकल। यहाँ पर स्टेट को बोला गया है कि ऑपरेशन ऑफ लीगल सिस्टम इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। अगर आप गरीब व्यक्ति भी हैं, अगर आप पुअर व्यक्ति भी हैं और आप अपनी लीगल फीस को नहीं जमा करवा सकते हैं, आपके पास वो फीस ही नहीं है देने के लिए, तो आपको सरकारी वकील मुहैया कराने की फैसिलिटी भी स्टेट को देनी होगी। ये CRPC के अंदर अभी सेक्शन बन के आ गया है, ठीक है। टू एंश्योर द अपॉर्चुनिटी फॉर सिक्योरिंग जस्टिस आर नॉट डिनाइड टू एनी सिटीजन बाय रीजन ऑफ इकोनॉमिक और अदर डिसेबिलिटीज। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत की अगर हम बात करें, स्टेट शैल टेक स्टेप्स टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत। ये गांधीयन ड्रीम्स हैं, गांधी जी के ड्रीम्स थे ये कि विलेज पंचायत बने और उनके पास पावर और अथॉरिटी हो ताकि वो यूनिट्स ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट के तौर पे काम कर सकें। विलेज पंचायत को आर्टिकल 73rd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आपकी लीगल स्टेटस दे दिया गया है, यानी कि अब वो ग्राम पंचायत में जो आपके इलेक्शन होते हैं, गांव का प्रधान बनता है, वो सब और सरकारी कोष से जो पैसा आता है उसको स्पेंड करने की पावर होती है उसके पास। ये सारा का सारा आर्टिकल 40 से इंस्पायर्ड था और 73rd अमेंडमेंट के अंदर ये आ गया है एज ए लॉ। राइट टू वर्क टू एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टन केसेस। राइट टू वर्क का अधिकार, राइट टू एजुकेशन का अधिकार, राइट टू पब्लिक असिस्टेंस का अधिकार, यानी कि स्टेट अपनी कैपेसिटी के अंदर राइट टू वर्क देगा। इसका एक प्रमुख उदाहरण है आपका मनरेगा स्कीम, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम। उसके बाद राइट टू एजुकेशन, RTE एक्ट 2009 इसके अंदर एक अच्छा एग्जाम्पल है। सर्व शिक्षा अभियान इसके अंदर अच्छा एग्जाम्पल है। पब्लिक असिस्टेंस इन केसेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इसके अंदर एग्जाम्पल आता है आपका बेरोजगारी भत्ता। हिमाचल प्रदेश सरकार जैसे 1500 रुपये या 1000 रुपये देती है उन लोगों को जो कि बेरोजगार है। इसके अलावा इसके अंदर आ जाती है पब्लिक असिस्टेंस इन केसेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट में, जहाँ पर लोगों को रोजगार दिया जाता है बेसिकली, या फिर उनको कुछ फैसिलिटीज दी जाती हैं कि हाँ आप अपने स्किल सीख सकते हैं फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट। ओल्ड एज, सिकनेस एंड डिसेबलमेंट और कोई भी अनडिजर्व वांट। आर्टिकल 42 की अगर हम बात करें, द स्टेट शैल मेक प्रोविजंस फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड फॉर मैटरनिटी लीव। एक जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस होंगी लोगों को मैटरनिटी रिलीफ के अंदर। जैसे आप देख सकते हैं जो औरतें हैं उन्हें 26 वीक्स का ऑफ दिया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स में, कि आप 26 वीक्स का ऑफ ले सकती हैं ताकि आप जो बच्चा आपका हुआ है या होने वाला है उसके लिए आप एक कूलिंग ऑफ पीरियड ले सकें, एक रेस्ट पीरियड जो है वो आपको अवेलेबल हो। आर्टिकल 43 की अगर हम बात करते हैं तो वो भी बहुत एक एनेबलिंग लेजिस्लेशन की ओर लेके हमें गया है। उसके अंदर ये बात कही गई है कि स्टेट सूटेबल लेजिस्लेशन से वर्कर जो भी एग्रीकल्चरल हो, इंडस्ट्रियल हो, लिविंग वेज, कंडीशन ऑफ वर्क उनकी इंश्योर की जाएगी, डिसेंट लाइफ उनको दी जाएगी, इंजॉयमेंट ऑफ लीजर, सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज़ उन्हें दी जाएंगी और कॉटेज इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट किया जाएगा इन एन इंडिविजुअल और कोऑपरेटिव बेसिस इन द रूरल एरियाज। नेक्स्ट जो 43A है इसके अंदर पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़ की बात की कि स्टेट जो है इंश्योर करेगा कि जब बड़ी बड़ी जो मिलें हैं, बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं, वहाँ पर ना केवल इंडस्ट्रियलिस्ट बल्कि जो उनके वर्कर हैं वो भी पार्टिसिपेट करें डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। तो 43 और 43A बेसिकली आपकी बात करता है वर्किंग क्लास की, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। 43B की बात करें, प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। स्टेट शैल एंडेवर टू प्रमोट वॉलंटरी फॉर्मेशन, ऑटोनोमस फंक्शनिंग, डेमोक्रेटिक कंट्रोल एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। तो प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की जब हम देखते हैं बात, द स्टेट वॉलंटरी फॉर्मेशन को, ऑटोनोमस फंक्शनिंग को, डेमोक्रेटिक कंट्रोल को और प्रोफेशनल मैनेजमेंट को कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की देखता है कि जो भी आपकी जैसे बैंक्स हैं या कोऑपरेटिव सोसाइटी है, हिमाचल प्रदेश कोऑपरेटिव सोसाइटी है, कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर आर्ट्स एंड क्राफ्ट, उनके अंदर प्रमोट की जाएगी कि वो वॉलंटरली फॉर्म हो पाए और उनकी स्मूथ फंक्शनिंग चल सके। बिकॉज ये जो वॉलंटरी कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन होती है ग्रास रूट होती हैं, गांव के अंदर बनती हैं, छोटे शहरों में बनती हैं, इससे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है। इसके लिए 43B जो है वो डाला गया है। 97th अमेंडमेंट से 43B और 43A आए हैं 97th अमेंडमेंट से। यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर सिटीजन्स, द स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर फॉर द सिटीजन्स अ यूनिफॉर्म सिविल कोड। एक सामान्य नागरिक संहिता जो है 44 में बोला गया है कि वो लाई जाएगी। 45 में बोला गया है कि अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन दी जाएगी चिल्ड्रन को टिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 6 ईयर्स। तो 6 साल तक के लिए स्टेट जो है वो एंडेवर करेगा कि अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन दिया जाए। आर्टिकल 44 कह रहा है दैट द स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर फॉर द सिटीजन्स अ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। सो आई थिंक ये बहुत ईजी है। अब हम बात करते हैं 46 की। शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के लिए स्टेट जो है मेजर्स लेगा ताकि उनका प्रोटेक्शन, सोशल जस्टिस एंड ऑल फॉर्म्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन से उन्हें बचाया जा सके। 47 के अंदर बात की गई है लेवल ऑफ न्यूट्रिशन को मेंटेन करने की।
आप जानते हैं कि जैसे हम लोग स्टेट हमारा चलाता है आंगनवाड़ी स्कीम्स, स्टेट चलाता है जैसे लेट से फ्री दाल योजना, फ्री पीडीएस योजना, 1 रुपये किलो में 1 रुपये प्रति किलो में आपको राइस दिए जाते हैं, दाल चावल दिए जाते हैं। तो इसका सोल पर्पस ये है कि न्यूट्रिशन का लेवल, पब्लिक हेल्थ का लेवल में बढ़ाया जा सके। स्टेट शैल एंडेवर टू ब्रिंग अबाउट द प्रोहिबिशन ऑफ कंजम्पशन एक्सेप्ट फॉर मेडिसिनल पर्पसेस इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स और ड्रग्स विच आर इंजूरियस टू हेल्थ। तो ये आर्टिकल 47 के अंदर आपका आता है। आर्टिकल 48 की अगर हम बात करें, द स्टेट शैल एंडेवर टू ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चरल एंड एनिमल हस्बेंड्री ऑन मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइन्स। आर्टिकल 48 आपका गौ हत्या से डील करता है। यहाँ पे देखिए लिखा गया है स्लॉटर ऑफ काउज एंड काव्स एंड अदर मिल्च एंड ड्रॉट कैटल। तो काउ का तो स्पेसिफिकली दिया हुआ है, उनके बछड़े। मिल्च एंड ड्रॉट कैटल जो एनिमल दूध वगैरह देते हैं, ड्रॉट कैटल्स हैं, उनके स्लॉटर के ऊपर स्टेट ये मेजर्स देगा कि वो प्रतिबंध लगे। तो ये आर्टिकल 48 में है। आर्टिकल 48A की बात करें, स्टेट शैल एंडेवर टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट एंड टू सेफगार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री। तो ये आर्टिकल 48 के अंदर आता है। आर्टिकल 49 की जब हम बात करते हैं, शैल बी द ऑब्लिगेशन ऑफ द स्टेट टू प्रोटेक्ट एवरी मॉन्यूमेंट और प्लेस। तो जो भी ऐतिहासिक हमारी धरोहर है उसको स्टेट प्रोटेक्ट करेगा, डिक्लेयर करेगा बाय अंडर लॉ ऑफ देम टू बी ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस फ्रॉम स्पॉइलेशन, डिसफिगरमेंट, डिस्ट्रक्शन, रिमूवल, डिस्पोजल, एक्सपोर्ट एज द केस में भी। तो उनके रखरखाव की तो जिम्मेदारी है ही है। स्टेट ऐसे मेजर्स लेगा कि वो डिसफिगर भी ना हो, स्पॉइल ना हो, वो रिमूव ना किए जाए अपनी जगह से। तो इस तरीके के मेजर्स स्टेट 49 में बात करता है। 50 में बहुत इंपॉर्टेंट बात की गई है, जो सरकार है हमारी अभी सेंट्रल या स्टेट की, उसे कोर्ट से दूर रखा जाए। ये 50 के अंदर बात की गई है। स्टेट शैल टेक स्टेप्स टू सेपरेट द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इन द पब्लिक सर्विसेज ऑफ द स्टेट। जुडिशरी अलग से काम करेगी, सरकार अलग से काम करेगी। अगर सरकार कुछ गलत डिसीजन लेगी तो जुडिशरी उस पर चेक रखेगी। आर्टिकल 50 में बोली गई ये बात। प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशंस बिटवीन द नेशंस। तो आर्टिकल 51 के अंदर यही बात की गई कि इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी स्टेट देगा। उसके बाद जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशन बिटवीन नेशंस को मेंटेन करेगा, फॉस्टर करेगा रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ, फॉर ऑर्गेनाइज पीपल विद वन अनदर, और एनकरेज करेगा सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स बाय आर्बिट्रेशन। तो ये आर्टिकल 51 के अंदर जो है वो आपकी बात की गई है। कोई आपको इसके अंदर प्रॉब्लम है तो आप प्लीज बोल सकते हैं, अदरवाइज वी विल मूव अहेड। केस लॉस की बात आते हैं। रणधीर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। जैसा मैंने आपसे पहले कहा था, फंडामेंटल राइट्स नहीं है, आर्टिकल 39A में दिया हुआ है, बट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है। ठीक है। इसके बाद स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपाकम दोरेराजन, इसमें बोला गया दैट इन केस ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट विल प्रिवेल। अगर एक क्वेश्चन आ जाता है कोर्ट के सामने कि दोनों चीज़ें सामने पड़ी, आपकी फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी, किसकी जीत होगी? द आंसर फॉर दिस इज कि फंडामेंटल राइट जीतेंगे। उसका रीज़न है कि वो आर्टिकल 32 और 226 में प्रोटेक्टेड है। आप कोर्ट जा सकते हो उनको एनफोर्स करवाने के लिए, वेयरएज डीपीएसपी को ऐसी कोई प्रोटेक्शन नहीं है। ठीक है। यही केरला एजुकेशन बिल वाले री में बोला गया। केशव नंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला और मिनर्वा मिल्स में एक हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन ली गई। ये बोला गया कि देखिए फंडामेंटल राइट्स भी अपनी जगह सही है, डीपीएसपी भी अपनी जगह सही है, लेकिन डीपीएसपी नेसेसरी है और हार्मोनियसली कंस्ट्रक्ट किया जाए, हार्मोनियसली देखा जाए, इंटरप्रेट और अप्लाई टुगेदर किया जाए इन दोनों को। केशव नंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला और मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में यही बात बोली गई। सो आई होप दिस मच इज़ क्लियर फॉर एवरीबडी। कोई और प्रॉब्लम है आपको तो आप इसके अंदर दोबारा इस क्लास को, सेशन को, रिकॉर्डेड सेशन को देख सकते हैं। अब हम बात करें कि आप लोगों ने होपफुली ये प्लान्स जो हैं वो आप ले चुके हैं एंड आपकी डीपीएसपीज और फंडामेंटल राइट्स के ऊपर कोई भी डाउट्स जो है नहीं है। कोशिश ये करें कि आप ये सारे के सारे जो आर्टिकल्स हैं इनको याद कर लें बाय हार्ट, बिकॉज इसके बेसिस के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन अगर नहीं भी आया तो भी आपको इससे रिलेटेड वर्ड्स बार बार आपको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आते रहते हैं। अगर आपका डीपीएसपीज आपको बाय हार्ट याद है तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन की जो फ्रेमवर्क जो बनाया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने, उनका पूरा विजन भी आपको क्लियर दिखाई देना स्टार्ट हो जाता है। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडेज सेशन। आई होप यू एंजॉयड द क्लास। थैंक यू गाइस, हैव अ गुड डे।